नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे छावला बलात्कार मामले की। इस मुद्दे पे चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को छावला सामूहिक बलात्कार मामले में 19 वर्षीय लड़की की हत्या और बलात्कार के आरोपी 3 लोगों को बरी कर दिया। इन तीनों को पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा भी सुनाई गई थी, जिसकी बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुष्टि की थी। लेकिन इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। मुख्य न्यायाधीश यू ललित, न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय की आलोचना करते हुए तीनों दोषियों राहुल, रवि और विनोद द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाने वाले तीनों लोगों को बरी करने के लिए जांच और ट्रायल में चूक को कारण बताया। छावला बलात्कार के आरोपी बरी हो गए। सवाल उठता है कि दोषी कौन है? जांच में कहां कमी रह गई? ट्रायल में चूक कहां हुई? 11 साल की कानूनी लड़ाई के बाद भी पीड़िता पक्ष को न्याय नहीं मिल पाया। आखिर क्यों? इन सवालों के साथ मुद्दा आपका में छावला बलात्कार के आरोपी बरी, दोषी कौन, इस पे चर्चा करेंगे। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। डॉक्टर चारू वी खन्ना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो पीड़िता की वकील थी सुप्रीम कोर्ट में। आपका स्वागत है बहुत बहुत संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीमा समृद्धि कुशवाहा जी। सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। सीमा जी निर्भया केस में निर्भया ज्योति ट्रस्ट की कानूनी सलाहकार हैं और निर्भया को न्याय दिलाने के मामले में खासी महत्वपूर्ण भूमिका सीमा जी ने निभाई थी। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे इसके विभिन्न पहलुओं को। साथ ही महाराष्ट्र पुलिस की पूर्व डीजी डॉक्टर मीरा चड्डा वोरवणकर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीरा जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत मैं आपसे करूंगा सबसे पहले कि आखिर इस मामले में चारू जी कमी कहां रह गई? क्यों न्याय नहीं हो पाया इस पूरे मामले में? जांच में, ट्रायल कोर्ट में कहां चूक हुई? क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो जो है मृतिका के परिवार की ओर से मैंने प्रतिनिधित्व किया और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी जांच में कोई कमी रह गई हो। 19-20 कुछ होगी पुलिस की ओर से, लेकिन ये नजरिए की बात है। जब गवाह कह रहे हैं कि हमने अंधेरा था, स्लम क्लस्टर में अंधेरे में एक गाड़ी आई, लाल रंग की गाड़ी, लड़की को अपहरण करके ले गई, तो सुप्रीम कोर्ट लिख रहा है कि अंधेरा था और उसने नहीं देखा, और फिर अगले वाक्य में ये लिख रहा है कि उसने शनाख्त नहीं की। अब मेरे को बताओ, जिसने बंदे को देखा ही नहीं उसको क्या आप पहचान करवाओगे? तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद एक अजीब सी बात है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि वो लड़की सर्टेनिटी के संग नहीं कह सकती थी वही लाल गाड़ी थी। क्रॉस एग्जामिनेशन में लड़की ने कहा, सच्चाई से कहा, छोटी सी लड़की है, 17-18 साल की लड़कियां, उसने कहा लाल गाड़ी में वो उठा के ले गए। अब आप कह रही हो वही लाल गाड़ी थी, वही इसको कहते हैं इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स। तो वो कह रही है हाँ, मैं अपनी गाड़ी नहीं पहचान पाऊंगी अगर कोई गाड़ी, जब तक आप उसकी कोई पहचान ना करे, रजिस्ट्रेशन नंबर। और वो कह रहे हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं नोट किया, नहीं देख पाए। फिर भी सुप्रीम कह रहा है उनको बरी करने का एक आधार है कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं नोट किया। अब बताइए, जबकि इतना ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, लोकेशन उस लड़के की उस दिन की वही जहां उसका शव मिला वही है, हरियाणा में रोडाई गांव जो है उधर है। तो और सारे एफएसएल मैच कर रहे हैं, डीएनए प्रोफाइल मैच कर रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं टैंपरिंग हुई है। मुझे बताइए, टैंपरिंग होती है, टैंपरिंग में क्या होता है? खून कम हो जाता है, कुछ खराब हो जाता है, लेकिन टैंपरिंग से मैच तो नहीं हो सकता। फिर एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वो बाल जो स्टैंड ऑफ बाल जो मैच किया, कि ऐसे हो नहीं सकता कि 3 दिन तक वो पड़ा रहे। अरे, यहाँ तो हजारों साल बाद डायनासोर की डीएनए प्रोफाइलिंग हो रही है, विज्ञान यहाँ तक पहुंच गया है, तो 3 दिन की डीएनए प्रोफाइल नहीं कर सकता ये हमारे जो है साइंटिफिक ऑफिसर्स। और जो साइंटिफिक ऑफिसर जिसने जो महापात्रा जी हैं, जिसने डीएनए प्रोफाइलिंग की है, एफएसएल किया है, वो वही है जिसने निर्भया के केस में किया है। बट आप उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे। आप किसी को आप चीज स्वीकार नहीं कर रहे, आप अपने नजरिए से देख रहे हो
और बिना मतलब के शक डाल रहे हो। जी आप कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो नहीं माना जाएगा क्योंकि हमारे भारतीय एविडेंस एक्ट में वो नहीं माना जाता, ठीक है, लेकिन ये भी लिखा गया है, वो भी साइमल्टेनियसली मीन्स की विपरीत जो है जजमेंट दी जा रही है। कह रहे हैं तब तक उस हद तक माना जाएगा जिस हद तक अगर कोई उसके कहने के, अपराधी के कहने पे कोई डिस्क्लोजर होता है या कोई सीजर। तो जब लड़के के कहने पे गांव में लाश मिली है, दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में, कोई कल्पना तो नहीं आई थी ना, दिल्ली पुलिस को कोई सपना तो नहीं हुआ था ना। तो जी ये बड़ी अजीब सी बातें हैं कि इन छोटी छोटी बातों को उनने लेके अपना नजरिया डाल दिया और सबको गलत कह दिया। नहीं चारू ये जी, भी कह दिया है कि सेशंस जज तो वो भी गलत थे, वो अंपायर थे। अब मेरे को बताइए, अंपायर कोई लफ्ज है इस्तेमाल करने का? अंपायर का मतलब क्या है? अंपायर का मतलब है जो खेल में होता है, और खेल की स्पिरिट खेल की होती है, एक जीतता है, एक हारता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। जी तो एक हीनियस बर्बरता से उस लड़की को मारा गया और मृतक शरीर को मरने के बाद उसको स्टैंपिंग की, पानी को गर्म करके उसको उसके शरीर के अंगों पे जलाया गया है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस नजरिए से देख रहे हैं, जी जब सारे सबूत बिल्कुल। कह रहे हैं कि ये ही लड़के हैं, पूरी चेन ऑफ सर्कमस्टेंस जो है एस्टैब्लिश हो रही है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं कोई शक की इनमें आ गई है और उस पे चारू जी, गोल गोल घूमे जा रहे हैं। सवाल यही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी टिप्पणियां इस पूरे मामले में की हैं कि जांच प्रॉपर ढंग से सीमा जी की नहीं गई, गवाहों से पूछताछ की नहीं गई, और जिस तरह से क्राइम को जोड़ना चाहिए था, उसका जो परिस्थितिजन साक्ष्य या घटनाक्रम था उसको जोड़ना चाहिए था, उसमें भी कई जगह मिसिंग थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जज को ट्रायल में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और गवाहों से पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान मामले में न्यायाधीश ने एक निष्क्रिय एम्पायर की भूमिका निभाई। इसे किस रूप में देखें? एक तरफ पुलिस पर सवाल है, दूसरी तरफ जो निचली कोर्ट है उस पर सवाल है। आप कैसे देखती हैं? और ये सभी लोग बाय चांस की जुडिशरी का ही पार्ट है। अब इसमें सर एक टर्मिनोलॉजी है लीगल की प्रथम दृष्टया। अगर इस पूरे केस की बात करें तो प्रथम दृष्टया ये केस है कि एक बेटी जिसको 9 फरवरी को उठाया गया, 14 फरवरी को उनकी डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय की गई, उनकी आंखों में तेजाब डाला गया। चारू जी ने जैसे अभी बताया कि किस तरीके से उनके साथ हीनियस क्राइम हुआ। ये प्राइमा फेसाई हुआ कि गैंग रेप भी किया गया और मर्डर भी हुआ। अब ये किसने किया? तो जैसे कि अभी उन्होंने भी डिस्कस किया, और इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि कोई अगर एक्यूज्ड, अगर वो कन्फेस करता है पुलिस के सामने, लेकिन उसका जो कन्फेशन है वो नहीं रिलेवेंट मानी जाएगी, बट वो उतनी तो रिलेवेंट होगी जहाँ पर सेक्शन 27 कह रहा है कि जैसे उसने बताया कि डेड बॉडी है, तो जब लोग गए डेड बॉडी मिली, वहाँ पर उसको रिलेट किया गया, उस एक्यूज्ड के माध्यम से और लोगों को भी अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया। ट्रायल कोर्ट भी मुझे नहीं लगता है कि सर डेथ पेनाल्टी इतना आसानी से डेथ पेनाल्टी से अवॉर्डेड कर देगा तीनों अक्यूज्ड को। डीएनए सैंपल हो गया, उसमें मेडिकल रिपोर्ट हो गई, एक्यूज्ड के रिपोर्ट, एक्यूज्ड के वहाँ पर सीडीआर जो है उनकी लोकेशन हो गई। सर एक होता है कि कोई नॉन पर्सन है, अगर उनके साथ क्राइम कर रहा है तो डेफिनेटली एक्यूज्ड और विक्टिम की सीडीआर रिपोर्ट एक हो सकती है, वहाँ पर उनकी लोकेशन हो सकती है, लेकिन अननोन पर्सन की लोकेशन वही जहाँ से किडनैप किया गया और जिस जगह पर उनकी डेड बॉडी मिली वहाँ पर भी उनकी लोकेशन है। क्या ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है? नंबर, क्या ये वही गाड़ी थी जैसे उन्होंने बताया कि जो रेड गाड़ी का आपने नाम लिया, क्या ये वही गाड़ी है? लेकिन एक और सवाल है, क्या ये वो गाड़ी नहीं थी? कोई और भी गाड़ी हो सकती थी, लेकिन ये वही गाड़ी थी। सर ये जो टेक्निकल भाषा है कोर्ट में, जो डिफेंस लॉयर की तरफ से विक्टिम को पूछी जाती है, कंप्लेनेंट को पूछी जाती है, ये टेक्निकल चीज़ों में हमारी जुडिशरी, हमारा पूरा जो न्यायिक व्यवस्था है, ये कभी कभी उलझ के रह जाती है। फैक्ट सबके सामने होते हैं, लेकिन टेक्निकल तरीके से आप कैसे चीज़ों को रख रहे हैं, अगर वो प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है तो क्या उनको बरी कर दिया जाएगा? फिर अगर बरी किया गया है, सर इसमें कम्यूट नहीं किया गया, सजा को कम नहीं किया गया, तो फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपराध किया? जी
वो ये बेटी कैसे उसका मर्डर हो गया, कैसे गैंग रेप हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर आगे जो भी राइट है इसमें रिव्यू वगैरह फाइल करने का सुप्रीम कोर्ट में, तो दोबारा से उनको अगर कड़ी वो नहीं जुड़ पा रही थी तो डेफिनेटली इसको दोबारा से इनको पनिश किया जाएगा, उसमें अवॉर्डेड किया जाएगा डेथ सेंटेंस से। जी बिल्कुल, आगे क्या हो सकता है मैं इसको भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन मीरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बलात्कार के मामले दुर्भाग्य से इस देश में रोज ही सामने आते हैं। कोर्ट में भी सुनवाई होती है, निचली कोर्ट में भी मुद्दा जाता है, हाई कोर्ट में भी मामले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती है। और इस मामले में हमने देखा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल है, जांच पर सवाल है, जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनकी निष्क्रियता पर सवाल है। आप कैसे इस पूरे मामले को देखती हैं? आखिर किसी को न्याय मिलेगा तो कैसे मिलेगा? मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही डिस्ट्रेस्ड हूँ। मुझे इतना दुख है कि अगर आप कह रहे हैं कि इस बच्चे पे रेप नहीं हुआ, उसका मर्डर नहीं हुआ, तो फिर ये सब हकीकत, ये सब जो कहानी है, या क्या पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है क्या? मैंने रेप के केसेस में और सेक्स स्कैंडल केसेस में इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखा है कि हमारी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन में भी कई बार थोड़ी इधर उधर कमी रह जाती है जी। तो जो इन्वेस्टिगेशन एक साइंटिफिक बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पे कॉल से तो आरोपी लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन एस्टेब्लिश की ही गई है, उसके अलावा डीएनए सैंपलिंग, इतना साइंटिफिक प्रूफ जिसे लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने मान्य किया, जिसे हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट किया, आप उसे किस आधार पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये मुझे समझ नहीं आया। और आज पैनल में चारू मैम, आई मस्ट एडमायर है, उन्होंने इतनी बोल्डली सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया है कि अगर एज ए पुलिस ऑफिसर मैं बोलूं तो मैं डर जाऊंगी कि मेरे अगेंस्ट कंटेम्प्ट इशू हो जाएगा। परंतु इस केस में आरोपी को छोड़ने से सारे देश में महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को धक्का लगा है और इसमें रिव्यू की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक जलगांव का बहुत मामला आपने भी उठाया था मीरा जी, उस मामले में भी कुछ सवाल खड़े हुए थे, आपका उस पर क्या कहना है? एक तो आरोपी जो हैं वो जलगांव सेक्स स्कैंडल में हो या इस केस में हो, इनकी कैपेसिटी टू हैव द बेस्ट पॉसिबल लॉयर्स, बेस्ट पॉसिबल डिफेंस स्ट्रेटेजी, ये जो है कई बार हम पुलिस में उसको प्रॉपरली फेस नहीं कर पाते हैं जी। तो शायद इसमें मैं ये मानने को तैयार हूं कि 1-2 पॉइंट्स पुलिस प्रूव नहीं कर पाई, पर क्या इस बेसिस पे रेप के आरोपियों को छोड़ दिया जाए? मुझे कई बार ये भी लगता है कि ये पॉइंट कि अगर रेप में फांसी की सजा दी गई तो आरोपी रेप की जो विक्टिम लड़कियां हैं उनको मार देंगे, जो इस केस में भी हुआ। उसकी वजह से आप कल एज ए जुडिशरी हमको कहेंगे आपने आरोपियों की आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं की। अरे जब विक्टिम ही जिंदा नहीं तो किस आधार पे मैं उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करूं? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है कि हैंगिंग इज लीडिंग टू एक्विटल्स, ये भी हमको देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, जाहिर तौर पे सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक नज़रिया रहा होगा इस पूरे मामले में, क्योंकि जो गवाह, जो सबूत सामने आते हैं, कोई भी कोर्ट उसी के आधार पे अपना फैसला देती है। वैसे दिल्ली की जो लोकल कोर्ट ने जो कुछ कहा था इस पूरे मामले में, ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 2014 में फैसला सुनाया था। मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए कोर्ट ने तीनों को किडनैपिंग, रेप और हत्या का दोषी करार दिया। निचली अदालत ने कहा था कि दोषी किसी तरह के रहम के हकदार नहीं हैं, दोषियों के लिए उम्र कैद की सजा काफी नहीं है। कोर्ट हर एक पर जुर्माना भी लगाया था इस पूरे मामले में। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया था। लेकिन चारू जी, मैं उसी सवाल पे लौट के आऊंगा, हाई कोर्ट भी उसी बात को पुष्टि की जिस बात को निचली कोर्ट ने कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूरी स्थिति बदल गई। ऐसा लगभग देखने में आता है, जो रेप के मामले होते हैं, बलात्कार के मामले होते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कानूनी दांव पेच में उलझ के रह जाते हैं, न्याय नहीं मिल पाता है। क्या कहना है आपका? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मामला पूरा जाके बदल जाता है।
अब जो आपने निष्क्रियता की बात की, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम इसीलिए पुनर्विचार डाल रहे हैं कि प्लीज आप सोचिए आप कह क्या रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पुलिस गलत है, सेशंस कोर्ट जज गलत है, हाई कोर्ट गलत, सभी गलत है, तो हमारी न्याय प्रणाली कैसे चल रही है? अगर सभी जिसे कहते हैं इनकॉम्पिटेंट है, असक्षम है जी, तो फिर हमारी न्याय प्रणाली कैसे चल रही है मेरे को बताइए। फिर तो बहुत ही चिंताजनक बात है। दूसरी बात, उन्हें ये कहा कि सेशंस जज को कहा कि वो निष्क्रिय अंपायर थे, जो भी मुझे उस शब्द से थोड़ा वो है, बट उन्हें ये कहा। अब मेरे को बताइए, क्योंकि 8-10 विटनेसेस का डिफेंस क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? डिफेंस का लॉयर। डिफेंस के लॉयर कभी आते हैं नहीं आते हैं, जो भी है अपने हिसाब से पैसे मिले जो भी, उसने नहीं किया तो 2-3 जो चांसेस दी जाती हैं, आपको अवसर दिए जाते हैं, उसके बाद डिफेंस बंद कर दिया जाता है। मुझे बताइए कि वो हिंदुस्तान के जजेस की बात कर रहे हैं या हिंदुस्तान की ट्रायल सिस्टम जहाँ जजेस क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे? सीमा जी या शायद मीरा जी मेरे को बताएंगी कि कितने केसेस उनके सामने आए हैं जहाँ जजेस क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस। एंड इवन सो, अगर शायद कोई बिरला जज हिंदुस्तान में एक है जो डिफेंस की तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है, मुझे बताइए शायद इस जज ने नहीं सही समझा। उसकी भी तो कोई एक क्षमता है, उसकी भी एक काबिलियत है। आपने उस पे भी डाउट डाल दिया, दिल्ली पुलिस पे भी डाल दिया, हाई कोर्ट पे भी डाल दिया, आप ही सही है। और आपने वो एफएसएल पे भी डाल दिया जो मैच कर रहा है, कॉल रिकॉर्ड्स को भी आपने खारिज कर दिया, आप ही सही है। अब हमें रिव्यू में इस पुनर्विचार में बताना पड़ेगा ना कितना कौन सही है। जी बिल्कुल चारू जी, आप भी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और सीमा जी भी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, और मीरा जी ने बहुत करीब से ऐसे मामलों को देखा है, कैसे दांव पेच कानून के खेले जाते हैं, उसमें मामला उलझ जाता है। सीमा जी, इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जांच ठीक से नहीं की, और कोर्ट में जो निचली कोर्ट थी उसमें भी जो जज की भूमिका होनी चाहिए थी वो निष्क्रिय रही, उस तरह से नहीं दिखाई दी जिस तरह से जज को अपने दायित्व का पालन करना चाहिए था। अगर जुडिशरी में न्याय नहीं हो रहा है, पुलिस सही से जांच कर नहीं रही है, तो गरीब आदमी कहां जाएगा, उसे न्याय कहां मिलेगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2014 में जब निर्भया केस की पुष्टि, जिसमें चारों अपराधियों को फांसी की सजा की पुष्टि दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दी, और ये मैटर एसएलपी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर, सर्वोच्च न्यायालय में 18 महीने तक पेंडिंग था केस। कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके अलावा सर, अगर हम बात करें इसमें जो एसएलपी अपील पर जब आर्ग्यूमेंट चला वो करीब 1-1.5 साल चला। रिव्यू की बात करें, रिव्यू भी बहुत लंबा चला। तो सर, अगर पूरे हम सिस्टम की बात कर लें तो ये सिस्टम, फिर हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ निचले स्तर पर नहीं, ये सारे जगह पर निष्क्रिय है। बेटियों के साथ हो रहे अपराध को नहीं रोक पा रहे हैं। हमारी चाहे पॉलिटिकल विल पावर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी पुलिस हो, हमारी जुडिशरी हो, क्योंकि कन्विक्शन रेट हमारा 30% है, बहुत पुअर है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो अगर हम किसी मैटर को सुन रहे हैं और उसमें प्राइमा फेसाई ये दिख रहा है कि क्राइम हुआ है, जिसमें डीएनए रिपोर्ट है, सारी चीज़ें, तो उसको और माइन्यूट तरीके से हमें चीज़ों को सुनना चाहिए, ना कि सिर्फ एज ए इंटेलेक्चुअल कोर्ट हमें सिर्फ ओपिनियन देनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल कोर्ट डायरेक्शन भी देती है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे फील होता है सर कि यहाँ पर एज ए इंटेलेक्चुअल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को मानते अपने ओपिनियन रखते हैं, तो जो भी हमारे जजेस बैठे हुए हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट आर्टिकल 21 भी हमें राइट देता है कि हम अपना ओपिनियन रखें। तो सर, उसमें सिर्फ ओपिनियन रखने से कुछ नहीं होगा, उसका कंक्लूजन सही चीज़ें होनी चाहिए। और मुझे ऐसा विश्वास है कि यही जब मैटर, जब इनको बरी कर दिया गया 3 को, रिव्यू में ये मैटर जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि रिव्यू में इन चारों को अगर डेथ पेनल्टी नहीं तो आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर डाउट इतना ज़्यादा था तो फिर ट्रायल कोर्ट से ही नहीं होता, हाई कोर्ट से भी पुष्टि नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय में इस तरीके से पूरे मैटर को पलट देना, ये बाकी में एक बहुत बड़ा मतलब हमारे पूरे सिस्टम पे प्रश्न खड़ा करना है। तो बेटियां कहाँ जाएंगी, कहाँ से न्याय मिलेगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, मैं मीरा जी आपसे समझना चाहता हूँ इस बात को
क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जो सबूत जुटाती है वो कोर्ट के सामने जाते हैं और उन सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर और जो भी साक्ष्य जुटाए जाते हैं उसके आधार पर कोर्ट न्यायपालिका अपना निर्णय देती है। जाहिर तौर पे पहला सवाल पुलिस पर उठता है, लेकिन जो ये बलात्कार के मामले होते हैं, धारा 375 में परिभाषित इसको किया गया है, आप कैसे देखती हैं, कितना चुनौतीपूर्ण ये पूरा घटनाक्रम रहता है? देखिए, अगर तो विक्टिम का मर्डर कर दिया जाए जो इस केस में हुआ है, तो ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत कठिन हो जाते हैं। अगर रेप विक्टिम जीवित है और वो प्रोसिक्यूशन के लिए पहले तो एफआईआर देने को, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसमें कि हम आरोपी को पहचान करवाते हैं, वो करने को तैयार है, तो केस थोड़ा इजी हो जाता है। पर उसमें भी साइंटिफिक एविडेंस जैसे कि डीएनए सैंपलिंग, ये ब्लड सैंपल, सीमेन सैंपल, हेयर सैंपल, ये अगर मिल जाए तो केस स्ट्रांग हो जाती है। परंतु हमारे देश की परिस्थिति में पहले लड़कियां एफआईआर देने को तैयार नहीं होती, उनकी फैमिली उनके साथ नहीं होती, आरोपी को पहचान करना उनके लिए इतना कठिन होता है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, उसमें हमें एज पुलिस ऑफिसर्स उनकी बहुत मानसिक और इमोशनल तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं कहूंगी ऐसा रेप केस जिसमें लड़की जीवित है और प्रोसिक्यूशन की मदद करने को तैयार है, उसमें फिर भी हम पुलिस वाले थोड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं कि इसमें हमें कन्विक्शन मिल जाएगा। जैसा कि अभी कहा गया कि रेप केसेस में हमारे यहाँ साबिती का प्रमाण केवल 30% है। जहां विक्टिम हैज बीन किल्ड, वहां पे इन्वेस्टिगेशन, कन्विक्शन ये बहुत कठिन हो जाता है जी। इसमें मैं आपको ये और सारे देश के नागरिकों को ये कहना मांगूंगी कि महिलाओं के विरुद्ध गुने को आज पुलिस बहुत गंभीरता से लेती है और ये जो रेप के केसेस हैं इनमें हम बहुत सीरियसली लेते हैं। हम साइंटिफिक एविडेंस जिसमें ब्लड, हेयर, सीमेन सैंपल्स इकट्ठा करके एफएसएल से रिपोर्ट लेने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। मीरा जी मैं इस बात को मानता हूं, कठिन है। मीरा जी मैं मानता हूं इस बात को कि सबसे पहला सवाल पुलिस पे ही उठता है कि पुलिस ने जांच ठीक से नहीं की, सबूत नहीं जुटाए। लेकिन इस वाले मामले में जो छावला बलात्कार कांड है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट निचली कोर्ट पे ही सवाल उठा रही है, जज पे ही सवाल उठा रही है। अगर एक कोर्ट दूसरी कोर्ट पे सवाल उठाएगी तो न्याय कैसे होगा? क्योंकि इसमें जिस डीएनए रिपोर्ट की बात की जा रही है, इसमें भी डीएनए रिपोर्ट के आधार पर निचली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। ये कानून के दांवपेच पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे जितना विश्वास जुडिशरी को रखना चाहिए वो शायद हमें नहीं मिल पाता, परंतु इस केस में अगर ना मिलता तो लोअर लेवल पे ही एक्विटल हो जाना चाहिए था। सेशन कोर्ट ने हमने जो इकट्ठे की एविडेंस है उसको मान्य किया, हाई कोर्ट ने उसे मान्य किया। तो आप जैसे कि अभी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जिस एविडेंस को लोअर सेशन लेवल, एक्चुअली कोर्ट इज नॉट अ लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ने जिसे एक्सेप्ट किया है, उसे किस आधार पे आपने एक्सेप्ट नहीं किया, इसके लिए रिव्यू में जाना बहुत ही आवश्यक है। जी बिल्कुल। निर्भया केस के बाद एक उम्मीद बंधी थी कि जो बलात्कार के मामले होंगे उस पे अंकुश लगेगा, लेकिन आए दिन देश में इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, दुर्भाग्य से। सीमा जी, क्या कुछ बदला है निर्भया के बाद? क्या कुछ बदला है या नहीं बदला है? सर नो डाउट बदला है बिल्कुल, लेकिन बदलाव ये हुआ है कि हमारी बेटियां खुल करके फ्रंट पर आने लगी, अपने सुरक्षा की, सिक्योरिटी की बात करने लगी, एजुकेशन की बात हुई, फीमेल के अवेयरनेस की बात हुई, और जिसमें बढ़ चढ़ के हमारे देश के पुरुष वर्ग ने भी भागीदारी दी। पुलिस सिस्टम भी सेंसिटिव हुआ है, लेकिन जिस आधार पे और चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर निर्भया केस बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, आईपीसी, सीआरपीसी, हर जगह बदलाव हुआ, संशोधन हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन ना होने के वजह से ही अभी जो पर्पज है निर्भया केस का जो था कि डेथ पेनल्टी में अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है तो डिटरेंस पैदा हो, समाज में लोगों में डर हो जो इस तरीके के हीनियस क्राइम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो डर ये आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो आफ्टर 7 ईयर
जब लोग ये मान के चले कि निर्भया केस में भी ये लोग बरी हो जाएंगे, छूट जाएंगे, 3 महीने तक लगातार जो हमारा लूप होल्स हैं लॉ के, जो हमारा जो टेक्निकल ग्राउंड पर ये फांसी की सज़ा उसमें टलती रही थी, तो लोगों ने भी विश्वास खो दिया था। वो विश्वास इसलिए खोता है क्योंकि आपने कानून तो बना लिए लेकिन उनका सही समय पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब सोचिए सर, कितना बड़ा प्रश्न खड़ा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही अदालत को कह रहा है अंपायर। इसका मतलब है कि बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जो सिविल मैटर हैं या पेटी केसेस हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय तक और हाई कोर्ट तक अपील में नहीं आते हैं। तो वो जब सेशन के लेवल पे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लेवल पे अगर डिसाइड हो गए तो वहाँ पर भी लोगों के साथ जस्टिस नहीं हुआ होगा। अगर आपकी जुडिशरी निष्क्रिय होकर काम कर रही है जी, तो ये कितने बड़े प्रश्न है सर। बिल्कुल, मुद्दा न्याय का है। जाहिर सी बात है, जांच और ट्रायल में ऐसे ही चूक होती रही और अपराधी बचते रहे तो लोगों का न्याय और न्यायपालिका से भरोसा उठता जाएगा। ये स्थिति देश और समाज के लिए ठीक नहीं होगी। लिहाजा इस बारे में हम सभी को सोचना होगा। आप तीनों ने चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।